नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। यूं फैसला छोटा लगेगा, मगर हकीकत में मेडिकल कोर्स में दाखिले की एक अखिल भारतीय परीक्षा क्रांतिकारी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश बहुत पहले देना चाहिए था, वह अंततः आ गया। पूरे देश में एक दाखिला परीक्षा हो और उसी की मेरिट लिस्ट के अनुसार दाखिले हों, तो इससे बेहतर व्यवस्था भला दूसरी क्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ठानी और मोदी सरकार ने उसे माना तो अमल हो गया। इससे हम आपको सोचना चाहिए कि बच्चों का, परिवारों का तनाव कितना कम हुआ होगा। भ्रष्टाचार पर यह कितनी गहरी मार है। यो मेडिकल दाखिले की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा का इरादा मनमोहन सरकार में बना था, मगर मेडिकल शिक्षा की दुकानें खोले कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कई राज्यों ने इसमें ऐसे अड़ंगे लगाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने रिटायर होने से ठीक पहले साझा परीक्षा को अमान्य किया। उसी को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पिछले दिनों ठीक किया। केंद्र सरकार ने लपक कर साझा परीक्षा की पहल मान ली। पहले लग रहा था कि अगले साल ऐसा होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने फुर्ती दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी किंतु परंतु नहीं सुनी। कोर्ट ने पूरे देश में इस मामले में कहीं और सुनवाई या रोक न लगाए जाने की हिदायत दी। सोचा जा सकता है कि सरकार या कि कार्यपालिका की मंशा तब तक सिरे नहीं चढ़ती है जब तक सुप्रीम कोर्ट का सीधा दो टूक फैसला न हो। ऐसे कई मामले हैं जिसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट को जनता के व्यापक हित की चिंता करते हुए ऐसे फैसले लेने चाहिए। मेडिकल के बाद इंजीनियरिंग या प्रबंधन व अन्य विशेषज्ञता मामलों में दाखिले की ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। यह शिक्षा क्षेत्र का बहुत बड़ा सुधार होगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने बड़े जोर शोर से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत का मामला उठाया था और पार्टी के नेता मान रहे थे कि ये दूसरा बोफोर्स कांड साबित होगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। भाजपा से ज्यादा आक्रामक कांग्रेस हो गई है और लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। भाजपा को ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ रही है। कांग्रेस का साथ देने वाले जदयू के एक नेता ने कहा कि अगर आरोप सरकार पर लगते हैं तो विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर हमला करता है, लेकिन जब आरोप सरकार लगा रही हो तो विपक्ष कैसे उसके साथ जा सकता है। अकेले तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले पर कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गया और अब उसके सांसद भी चुप बैठेंगे। सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं और सरकार को चुनौती दे रही हैं कि वो जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाए। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री मतेओ रेंजी की मुलाकात में सौदेबाजी होने का मामला उठा दिया है। साथ ही कांग्रेस ने एक बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के एक पत्र को सार्वजनिक किया है, जिसमें उसने कहा है कि उसके ऊपर गांधी परिवार के लोगों का नाम लेने का दबाव था। ये पत्र मिशेल ने पिछले साल दिसंबर में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी को लिखा था और इटली की अदालत का फैसला इस साल अप्रैल में आया है। इससे भी पूरा मामला संदिग्ध हो गया है। तभी भाजपा और सरकार कांग्रेस विरोधी पार्टियों को भी इस मामले में अपने साथ नहीं कर पाई है। ऐसा लग रहा है कि अगस्ता के मामले पर कांग्रेस बनाम भाजपा की नहीं, बल्कि कांग्रेस बनाम सुब्रमण्यम स्वामी और किरीट सोमैया की लड़ाई चल रही है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी में ही कई नेता ऐसे हैं जो स्वामी और सोमैया के अति उत्साही रवैये से खुश नहीं है। उनको लग रहा है कि इन दोनों के आक्रामक रुख की वजह से विपक्ष के साथ सरकार का तालमेल बिगड़ा है और इस वजह से संसद के बजट सत्र का यह हिस्सा भी जाया हो रहा है। सरकार को नहीं लग रहा है कि बजट पास कराने के अलावा वह इस सत्र में कुछ कर पाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस के संसदीय नेताओं ने भी भाजपा के संसदीय प्रबंधकों को संकेत दे दिया है कि वे कांग्रेस से किसी तरह के सहयोग की उम्मीद न करें। जाहिर है इस टकराव से जिन मंत्रियों के बिल अटके हैं वे दुखी हैं। बहरहाल स्वामी और सोमैया दोनों अपने पिछले रिकॉर्ड की दुहाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वामी ने भाजपा के बड़े नेताओं को समझाया है कि इस मामले में सोनिया गांधी घिर जाएंगी क्योंकि पुख्ता सबूत है। स्वामी ने यह भी दावा किया है कि वे पहले कभी भी गलत साबित नहीं हुए हैं, इसलिए भाजपा उन पर भरोसा करे। दूसरी ओर सोमैया भी कोयला और कॉमनवेल्थ मामले में अपने रिकॉर्ड की दुहाई देकर कह रहे हैं कि वे हर लड़ाई में जीते हैं, इसलिए इस बार भी कनिष्क सिंह के बहाने MRMGF मामले में राहुल को घेर देंगे। सो ये दोनों योद्धा कांग्रेस के खिलाफ लगे हैं।
कांग्रेस पार्टी में एक और चिंतन शिविर की तैयारी चल रही है। जनवरी 2013 में जयपुर में हुए चिंतन शिविर में राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उनकी कमान में पार्टी 2014 का चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद से ही चिंतन शिविर की अटकलें लगाई जा रही हैं। जयपुर, शिमला और बेंगलुरु में से कहीं कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा होने की चर्चा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पिछले साल 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया था। वो इस साल के अंत में खत्म होना है, लेकिन कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि साल के आखिर तक इंतजार नहीं किया जाए और अगले महीने राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। पार्टी में ये तय हो गया है कि सोनिया गांधी इस साल के बाद अध्यक्ष नहीं रहेंगी, उनकी जगह राहुल को ही बनना है। ये भी तय हो गया है, तभी कांग्रेस नेता जून में चिंतन शिविर के लिए दबाव डाल रही हैं। बताया जा रहा है कि 19 मई को 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद इस पर विचार के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी और उसी में चिंतन शिविर के प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है। कांग्रेस नेता 5 राज्यों में अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रही हैं और उनका ये भी मानना है कि अभी राहुल की ताजपोशी हो जाने से उत्तर प्रदेश में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश लौटेगा। जानकार सूत्रों के मुताबिक सितंबर-अक्टूबर की बजाय ज्यादातर नेता जून-जुलाई के पक्ष में हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस सांसदों के वॉकआउट के बीच अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस सौदे में शामिल बड़े नामों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। विवाद हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर पिछली यूपीए सरकार पर तीखा हमला करते हुए पर्रिकर ने आज कहा कि तत्कालीन कांग्रेस नीति सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड को हेलीकॉप्टर का ठेका देने के लिए हर तरह की रियायत दी और हम बड़े नामों का पता लगा रही हैं जिन्होंने रिश्वत ली। इटली की कोर्ट ऑफ अपील के हाल के फैसले का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा जांच उन पर केंद्रित होगी जिनका नाम इटली की अदालत के फैसले में आया है। कांग्रेस और गांधी परिवार पर परोक्ष निशाना साधते हुए पर्रिकर ने कहा कि सरकार ने पहले ही कदम उठाया है। अभी जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वे छोटे लोग हैं। त्यागी खेतान ने तो बहती गंगा में हाथ धो लिया। हम ये पता लगा रहे हैं कि गंगा कहां जाती है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मुद्दे पर विवादों में घिरी सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डराने की कोशिश मत करो। उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी ने उन्हें संघर्ष करना सिखाया है। कांग्रेस की ओर से आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में सोनिया ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वो ये सोचने की गलती न करे कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर नहीं होने देगी। कांग्रेस नेताओं ने उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में कांग्रेस की सरकार को गिराए जाने की साजिश का आरोप लगाकर संसद की ओर मार्च किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। मार्च करने से रोके जाने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने अपनी संसद मार्ग थाने में गिरफ्तारी दी। बाद में सबको रिहा कर दिया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ इन 2 लोगों का आदेश चलता है और जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता है उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें निशाना बनाया जाता है। राहुल ने कहा कि देश का लगभग 40% हिस्सा सूखे जैसे हालात का सामना कर रहा है और 50 किसान हर रोज आत्महत्या कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है। पार्टी की लोकतंत्र बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चुनी हुई सरकारों को हटा रही है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में कथित तौर पर रिश्वत लेने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार, सीबीआई और अन्य को नोटिस जारी किया है। ये जनहित याचिका पिछले सप्ताह दायर की गई थी और इसमें यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित उन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है जिन नामों का जिक्र इतावली अदालत के फैसले में कथित रूप से किया गया था। उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 10 मई को शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार के सहमत होने के बाद अदालत ने उत्तराखंड में सदन में शक्ति परीक्षण के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सदन में विश्वास मत हासिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण 10 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा और विश्वास मत परीक्षण के दौरान 2 घंटे के लिए राष्ट्रपति शासन अस्थायी रूप से अपने आप समाप्त हो जाएगा। न्यायालय ने कहा कि बहुमत प्रस्ताव पर हाथ उठाकर वोट देना होगा। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को न्यायालय से राहत नहीं मिल पाई है, जिसके चलते वे सदन में वोट नहीं दे पाएंगी। ये कांग्रेस के लिए अपनी सरकार बचाने का एक मौका है।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल किए गए कथित नए दस्तावेजों के आधार पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला उठाया है। हैरानी की बात है, खुद जाली डिग्री के मामले में फंसे आप नेता जितेंद्र तोमर ने आरटीआई के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से दस्तावेज निकाले हैं, जिनके आधार पर आपने कहा है कि 1978 में नरेंद्र कुमार मोदी नाम के जिस व्यक्ति की डिग्री हासिल की है उसके पिता का नाम महावीर मोदी है और वो व्यक्ति राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा कोई भी दस्तावेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जालसाजी करना और कोई फर्जी डिग्री बनाना एक अपराध और विश्वासघात है। भाजपा ने उनके आरोपों को मूर्खतापूर्ण बताते हुए इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। शिक्षा माफिया की जड़ें पूरे देश में बहुत गहरी हो गई है। इस माफिया की कमाई का नंबर 1 धंधा दाखिले है। उस नाते केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के ठप्पे से सभी विषयों में पात्रता परीक्षा का फैसला लेना चाहिए। इसमें हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं की अखिल भारतीय परीक्षा की जितनी जो दिक्कत है उसका समाधान भी होना चाहिए। यह सुधार मोदी सरकार की अकल्पनीय वाहवाही वाला होगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारत में उच्च और तकनीकी शिक्षा का एक क्षेत्र हमेशा विवादों में रहा है। इसमें भी खास तौर से चिकित्सा शिक्षा का जिक्र किया जा सकता है। पूरे देश में निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला सिस्टम लगभग एक जैसा है। अदालत की ओर से कैपिटेशन फीस नाजायज ठहराए जाने के बावजूद सभी कॉलेजों में भारी भरकम डोनेशन लेकर दाखिला लिया जाता है और उसके बाद छात्रों से मनमानी फीस वसूली जाती है। इस व्यवस्था में बदलाव की क्रांतिकारी पहल हुई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को असामान्य करते हुए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा की हरी झंडी दी है। इसका पहला चरण 1 मई को पूरा हो गया है। तो दूसरी ओर मेडिकल शिक्षा का संचालन करने वाली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह एक पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय बनाने के बारे में एक कमेटी विचार कर रही है। यानी एमसीआई की मनमानी खत्म करने का प्रयास हो रहा है। ये दोनों कदम बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं। हालांकि दोनों के साथ कुछ अगर मगर है। तभी पिछले दिनों संसद में सरकार के वरिष्ठ मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के साथ कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। अभी इस मामले पर अदालत में सुनवाई चल रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इन व्यवहारिक दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों इस बात पर सहमत हैं कि पूरे देश में दाखिले की एक साझा प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसे में दोनों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सभी राज्यों और क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। ऐसा न हो कि राष्ट्रीय परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट में कुछ गिने चुने राज्यों के ही ज्यादातर छात्र चुन लिए जाएं और पिछड़े इलाके वंचित रह जाएं। इसके साथ ही यह भी विचार किया जाना चाहिए कि अगर डॉक्टरों की शुरुआती पोस्टिंग गाँवों और सुदूर इलाके में करना है तो नई व्यवस्था कैसे कारगर होगी। कई राज्य सरकारें इसी वजह से फैसले पर फिर से विचार का अनुरोध कर रही हैं। इस बार की परीक्षा आनन फानन में हुई है। इससे कुछ छात्रों को निश्चित रूप से मुश्किल हुई होगी। इसका कारण यह है कि आमतौर पर राज्यों के छात्र ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी ज्यादा नहीं करते थे, क्योंकि इसके जरिए सिर्फ 15% सीटें भरी जाती थी। वे राज्यों की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा की ज्यादा तैयारी करते थे। अचानक राज्यों की परीक्षा रद्द कर सिर्फ राष्ट्रीय परीक्षा कराने के फैसले से उनको तैयारी का पूरा मौका नहीं मिल सका। संभवतः इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या पहले चरण में शामिल हुए 6.5 लाख छात्रों को दूसरे चरण में भी शामिल किया जा सकता है। बहरहाल अगर सर्वोच्च अदालत और सरकार मिलकर इन व्यवहारिक दिक्कतों का समाधान निकाल लेते हैं तो एक परफेक्ट व्यवस्था बन सकती है। इस व्यवस्था में निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी खत्म हो सकती है, शिक्षा माफिया की कमर टूट सकती है और बेहतर चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। मेडिकल में दाखिले के लिए दर्जनों परीक्षाएं होती हैं, जिनमें अक्सर प्रश्न पत्र लीक होने का खतरा रहता है। इससे भी मेधावी छात्रों को परेशानी होती है। परीक्षा की व्यवस्था को ठीक करने के साथ साथ अदालत और सरकार को कॉलेजों की फीस को भी तर्क संगत बनाने की पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही खबर आई थी कि दक्षिण में कई कॉलेजों ने 4.5 साल के मेडिकल कोर्स की फीस 80 लाख रुपए कर दी है। यह मनमानी भी बंद होनी चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद एक दाखिला परीक्षा की जरूरत पर चर्चा करेंगे। शिक्षा में भ्रष्टाचार को तभी खत्म किया जा सकता है जब कोर्स, परीक्षा और माध्यम का अखिल भारतीय खाका बने। इसकी चौतरफा प्राथमिकता बना धीरे धीरे कोशिश होनी चाहिए। उस नाते मेडिकल दाखिले की एक परीक्षा से पढ़ाई और कोर्स में समरूपता की कोशिशों को बल मिलेगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ शिक्षाविद JS राजपूत है।
राजपूत जी, सुप्रीम कोर्ट के कारण मेडिकल कोर्स में अब एक अखिल भारतीय परीक्षा से जो दाखिले होंगे, ये फैसला अपने आप में शिक्षा के नाते और खास तौर पे जो पिछले दिनों जितने विवाद हुए हैं उसमें ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में मैं कह सकता हूँ 6, 7, 8 वर्षों में अगर किसी फैसले ने मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता दी है तो इसने दी, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, लाखों बच्चे परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, विभिन्न जगहों पर तैयारी करते हैं, जाते 700 मेडिकल एग्जाम होते थे, एग्जामिनेशन है, बैठते बैठते परेशान हो जाते हैं। एक जगह से माता पिता एक जगह ले जाते हैं, फिर दूसरी ले जाते हैं। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष भी है कि बहुत से ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं जिनको कहा जा सकता है वो केवल दिखावा है, छलावा है, और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस के लिए होते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे लोगों ने कहा कि बच्चे को बस फॉर्म भरवा दीजिए, बैठा दीजिए, नीचे कहीं भी आएगा, बाकी तो एडमिशन हो जाएगा, कैपिटेशन फीस और वो जो फीस लाखों रुपए लेते हैं वो सब दीजिए आप। और विशेष रूप से मेडिकल शिक्षा में जो स्थिति है अन्य जगह भी खराब है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दयनीय है और बहुत ही शोषण की बात होती है और सारा देश इसको जानता है। इसको ये कहना कि नहीं है उसका कोई महत्व नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूँ विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होगा, ये माता पिता के लिए भी अच्छा होगा और समाज में इसके एक विश्वास बढ़ेगा प्रक्रिया पर। इसमें एक तर्क ये है कि भाई जैसे तमिलनाडु में तमिल छात्र जो बैकग्राउंड वहाँ की जो अपना जो मैट्रिक वाली जो परीक्षा या सेकेंडरी परीक्षा का जो कोर्स है उससे निकलकर, या राजस्थान में कोई हिंदी भाषी है छात्र, वो इस अखिल भारतीय जो सीबीएसई के पैटर्न पे या एनसीईआरटी के पैटर्न पे है, तो वो कैसे कम्पीट करेगा? वो उसके लिए नुकसानदायी होगी। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। आईएएस की परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज की, हर ब्रांच से ग्रेजुएट्स जो होते हैं उसमें बैठ सकते हैं, पहली बात। इसलिए असंभव नहीं है कि एक ऐसी परीक्षा का निर्धारण किया जा सके जिसमें हर बच्चा बैठ सके। दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी, केवल इसलिए की गई थी कि स्कूल एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है विभिन्न बोर्ड्स का, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव न रहे, मतलब बराबर समान रहे, समानता रहे। उसका जो कंटेंट है जो उसमें कमियां हो, उसमें कुछ भेद हो सकता है। जैसे पर्यावरण शिक्षा की किताब त्रिपुरा में और त्रिवेंद्रम में एक नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो समझ है पर्यावरण की वो तो एक ही समान रहनी चाहिए। तो ये तो बोर्ड का उत्तरदायित्व है हर राज्य के कि वो एनसीईआरटी के साथ बैठकर अपने यहाँ पर परीक्षा को उस स्तर पर लाए, और बाकी भाषा वगैरह की कोई समस्या होती नहीं। लेकिन इसमें फिर शिक्षा का दायरा क्योंकि राज्य सरकारों के अधिकार का है, राज्य सरकार की अपनी संस्थाएं कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये तर्क उसकी क्या काट है? नहीं, उसकी ऐसा है कि व्यवहारिक रूप में चूंकि मैंने स्वयं इसको देखा है, एनसीईआरटी जब सिलेबस बनाती है या अपना करिकुलम बनाती है तो उसमें राज्यों के प्रतिनिधि विशेषज्ञ के रूप में बार बार बुलाए जाते, एक बार नहीं 10 बार बुलाए जाते। जो बनता है उसको राज्यों को दिखाया जाता है, पहली बात। जब हम ये जरूर कहते हैं कि राज्य अपना इसको देखे और जहां जहां आवश्यक हो परिवर्तन करे। उन परिवर्तन जब करते हैं तो एनसीईआरटी के एक्सपर्ट्स भी वहां जाते हैं, सीबीएसई के लोग भी बुलाए जाते हैं। तो इसलिए इस तर्क में कोई दम नहीं है कि हर इस राज्य का बच्चा नीचे होगा उसका होगा, और अगर कहीं ऐसा है तो उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्हें किसी बच्चे को नीचे रखने का अधिकार है नहीं। और माध्यम के नाते कि हिंदी माध्यम के छात्र को दिक्कत न हो इसमें वो कोर्स, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसका जो समाधान कर लिया गया है, जो भारत सरकार की सिविल सर्विसेज की सेवाएं हैं उसमें इसका समाधान कर लिया है। प्रारंभिक वर्षों में थोड़ी बहुत अनुवाद में परेशानी हुई, लेकिन अब उसका समाधान भी निकाल लिया। इसलिए सभी भाषाओं में ये एक अखिल भारतीय परीक्षा हो सकती है, दाखिला परीक्षा, और होनी चाहिए। और ये आगे के लिए अन्य क्षेत्रों के लिए, अन्य क्षेत्रों में और किसमें जरूरत है, और अभी तक मोटे तौर पर किधर किधर विचार बन रहा है, क्योंकि लॉ से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट से लेकर इन सब में क्या एक हो सकता है? जैसे नर्सिंग का है, फार्मेसी का है, इस तरह के जितने भी हैं, तो जहाँ के लिए कोचिंग संस्थान खुल गए। अब कोटा जैसे शहरों का सारा रूप ही बदल गया है। तो अगर हमारी परीक्षाओं पर लोगों का विश्वास हो जाए और ये रोज रोज जो परीक्षा पेपर हमारे नकल में आ जाते हैं या पेपर आउट हो जाते हैं, इसको हम कंट्रोल कर लें और ये पॉसिबल है क्या? इसलिए पॉसिबल है, मतलब अखिल भारतीय परीक्षाओं से फिर क्या कि एक कोर्स पैटर्न होने से आपके इस अनुसार कोचिंग संस्थाओं का मामला कम होगा? मेरा ख्याल देखिए ये इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि बच्चों को लगता है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं, हम सीबीएसई ऊंचा है, हम नीचे हैं। तो सब राज्यों को मिलकर के पहले इसका समाधान करें,
तो निश्चित रूप से कोचिंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ट्यूशंस पर भी पड़ेगा। तो राजपूत जी, ये मानव संसाधन मंत्रालय या कार्यपालिका के बजाय ये सुप्रीम कोर्ट के कारण ही हो पा रहा है, ये हर कोई देख रहा है, इसको समझ रहा है, तो अंततः ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ही करवाएगा क्या? सरकार या मोदी सरकार या ये केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती ये सब? देखिए, दुर्भाग्य ये केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो रहा है, ये तो हर क्षेत्र में हो रहा है। केंद्र और राज्य में सब में सर्वानुमति से ये क्यों नहीं इस तरह के फंडामेंटल वो हो जाते हैं सुधार? अच्छी स्थिति तो वही होगी, अपेक्षित स्थिति तो वही है कि इस तरह के सुधार जो हैं वे इस समन्वय के साथ हों, और इसके लिए संस्थाएं भी हैं। जैसे आपके अनुसार अभी सबसे ज्यादा बड़ा माफिया अगर देखा जाए शिक्षा में, तो मेडिकल शिक्षा का मानेंगे या मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग वाला ज्यादा? कौन विरोध ज्यादा कर रहा है? उसकी ताकत किसकी ज्यादा है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है कह पाना कि किसकी ताकत है, किसमें कितना, किसके पास धन बल कितना है। ये सारा धन बल के आसपास चलता है। मैं नहीं तो इसमें मेडिकल काउंसिल से लेकर पहले सबने जिस तरह विरोध किया या जो कुछ हुआ, नहीं, मेडिकल काउंसिल की अब देश में कोई साख नहीं है। ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, मेडिकल काउंसिल के विरोध का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा जो विरोध होगा वो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन से होगा, क्योंकि वहां पर जिसने निवेश किया है वो तो डिविडेंड चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो एक चीज भूल जाते हैं, प्राइवेट लोगों को आना होगा शिक्षा में, ये मैं मानता हूँ, आवश्यक है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप जो एक वादा करते हैं बच्चे के साथ कि हम इतने कौशल सिखाएंगे, इतनी शिक्षा देंगे, इतना ज्ञान देंगे, उसमें जब कमी रह जाती है तब हम पाते हैं कि मैनेजमेंट कोर्सेज में केवल 7% ऐसे हैं जो किसी काबिल है, जो नौकरी लायक है, या इंजीनियरिंग में केवल 20% ऐसे हैं। ये बच्चों के साथ अन्याय है और एक प्रकार की व्यवस्था के पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। ये बंद होना चाहिए, ये बंद करना आवश्यक है। जी राजपूत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/ नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।